हेलो दोस्तों, मैं अलका पटेल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीजीटी एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत करती हूँ। ये क्लास खासकर टीजीटी, पीजीटी, केवीएस आर्ट वालों के लिए है। ये क्लास रिवीजन सीरीज़ की मतलब दूसरी क्लास है, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की कला। ठीक, आर्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका जो सिंधु घाटी सभ्यता की कला है, इसका जो समय माना जाता है वो 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। तो क्लास को शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और क्लास को शेयर कर दें, ताकि और लोगों को भी इस क्लास से हेल्प मिल सके। तो चलिए हम लोग अपना जो है चैप्टर शुरू करते हैं। ये देखिए, ये जो चित्र है ये मोहनजोदड़ो का चित्र है, नर्तकी की। ठीक, द डांसिंग गर्ल। ये देखिए नर्तकी का चित्र है मोहनजोदड़ो से। ठीक, इसका जो दिया है समय वो क्या दिया है, 2700 से 2000 ईसा पूर्व। ठीक, और इसमें देखिए ये कांस्य प्रतिमा है, और जो इसका जो संग्रह हुआ है ये कहाँ है, मतलब ये किस संग्रहालय में, तो ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। ठीक, अभी आप लोग पीछे इसको पढ़ेंगे, आगे चलिए देखते हैं हम लोग। ये देखिए इसमें पॉइंट पहला क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता किसे कहते हैं। ठीक, देखिए हड़प्पा सभ्यता किसे कहते हैं, तो जो सिंधु सभ्यता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। अगला पॉइंट है हड़प्पा का संबंध है, जो हड़प्पा है इसका संबंध किससे है, इंडस वैली से है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट है सिंधु सभ्यता की खोज किसके निर्देशन में और किसने की थी। ठीक, जो सिंधु सभ्यता की खोज है वो किसके निर्देशन में हुई और किसने की थी, तो सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हुआ, और राय बहादुर, दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी ने जो है इसका क्या किया, खोज किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते, अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट कह रहा है हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित है। जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है वो किस सभ्यता से है, तो वो सिंधु सभ्यता से है। ठीक, अगला पॉइंट है इसमें सैंधव सभ्यता में कितने प्रमुख नगर थे। जो सैंधव सभ्यता थी उसमें कितने प्रमुख नगर थे, तो उसमें 2 प्रमुख नगर थे। पहला कौन सा था, पहला मोहनजोदड़ो था और दूसरा हड़प्पा था। ठीक, अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है इसमें सैंधव सभ्यता में प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक कितने स्थलों को नगरों की संज्ञा दी जा सकती है। ठीक, यहाँ देखिए ध्यान से मतलब देखिए क्वेश्चन को, सैंधव सभ्यता में प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक कितने स्थलों को नगरों की संज्ञा दी जा सकती है, तो वो कितने हैं, 6 हैं। पहला क्या है, पहला मोहनजोदड़ो है, दूसरा क्या है, दूसरा हड़प्पा है, तीसरा लोथल है, चौथा चन्हूदड़ो है, और पांचवा कालीबंगा, और छठवां बनवाली या बनावली। ठीक, अगला देखते हैं, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ स्थित हैं। ठीक, जो हड़प्पा संस्कृति के अवशेष हैं वो कहाँ स्थित है, इसका क्या होगा, वो पाकिस्तान में है। जो हड़प्पा संस्कृति के अवशेष हैं वो पाकिस्तान में है। ठीक, अगला देखते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है। ठीक, जो नगरीय सभ्यता का उदाहरण है वो कहाँ से मिलता है, वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिलता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता किस अवधि की है। ठीक, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी अवधि क्या है, तो 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता की अवधि। अगला पॉइंट देखते हैं भारत में सर्वप्रथम नगरों का प्रादुर्भाव हुआ। जो भारत में नगरों का सबसे पहले प्रादुर्भाव हुआ वो कहाँ से हुआ, तो वो सिंधु सभ्यता से हुआ था। ठीक, अगला देखते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है सैंधव सभ्यता के समस्त नगर आधारित थे। ठीक, जो सैंधव सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता थी, उसके जो नगर थे वो किस पर आधारित थे, तो वो ग्रिड पद्धति पर आधारित थे। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के नगर कितने भागों में विभाजित थे। ठीक, जो हड़प्पा सभ्यता थी वहाँ के जो नगर थे वो कितने भागों में विभाजित थे, तो वो 2 भागों में विभाजित थे। ठीक, पहला जो था वो दुर्ग था और जो दूसरा था वो पूर्वी टीला था। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं हड़प्पा से प्राप्त नटराज मूर्ति या मेल टोरसो
ठीक। इसका समय जो है नटराज मूर्ति या मेल टोरसो, इसका जो समय है वो 2700 से 2000 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक। ये नटराज मूर्ति है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो यहाँ देखिए जो नटराज मूर्ति है हड़प्पा से प्राप्त है उसकी ऊंचाई कितनी है? 3.6/8 इंच या फिर 3.7/8 इंच। ठीक। ध्यान से देखिए, जो उसकी ऊंचाई है 3.6/8 इंच है या 3.7/8 इंच है। और सेंटीमीटर में कितना है? 9 पॉइंट, देखिए सेंटीमीटर में कितना है? 9.2 सेंटीमीटर है। ठीक। अगला देखिए, अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट है सिंधु सभ्यता थी। जो सिंधु सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी? तो वो कांस्यकालीन सभ्यता थी। ठीक। जो सिंधु सभ्यता थी वो कांस्यकालीन सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया? ठीक। मानव ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया था? तो मानव ने सर्वप्रथम तांबा का उपयोग किया था। ठीक। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है नील नदी घाटी की सभ्यता। नील नदी घाटी की सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी इराक के समकालीन कौन सी सभ्यता थी? ठीक। तो देखिए, ध्यान से देखिए, मिस्र और इराक के समकालीन जो सभ्यता थी वो कौन सी सभ्यता थी? तो वो सैंधो सभ्यता मानी जाती है। ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है किस पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? ठीक। ध्यान से देखिए, किस पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष, तो वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में जो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए वे कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो कहाँ से? मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है वो कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। ठीक। तो वो जो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। देखिए, अगला पॉइंट कह रहा है वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया? ठीक। जो वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ है वो सबसे पहले सिंधु सभ्यता में किया गया था। ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट है हमारा भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है। ठीक। जो भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र माना जाता है वो क्या है? वो सिंधु घाटी की सभ्यता को सबसे प्राचीन केंद्र माना जाता है। ठीक। भारतीय कला का। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है सिंधुकालीन मुहरें आकार में हैं। जो सिंधुकालीन मुहरें थी, जो सिंधु समय की मुहरें थी सिंधु काल की, वो मतलब कैसी थी? वो चौकोर उत्कीर्ण, या मतलब देखिए यहाँ गड्ढेदार वो होती थी, वो चौकोर मतलब उत्कीर्ण होती थी और गड्ढेदार होती थी। ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है हड़प्पा कालीन मुहरें किस आकार की हैं? देखिए, इसमें इसका पूछा है किस माप की हैं। यहाँ देखिए, ये जो है 2.8 इंटू 2.8 सेंटीमीटर की थी। ठीक। इनका जो आकार था हड़प्पा कालीन मुहरों का वो कैसा था? वो 2.8 गुणे 2.8 सेंटीमीटर था। ठीक। और अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? ठीक। हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे ज़्यादा उपासना की जाती थी वो किसकी थी? तो वो मातृ देवी की पूजा जो है सबसे ज़्यादा की जाती थी। अगला पॉइंट है हड़प्पा निवासी पूजा करते थे। जो हड़प्पा निवासी थे वो किसकी पूजा करते थे? तो जो हड़प्पा निवासी थे वो पशुपति शिव की पूजा करते थे। ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? जो सिंधुवासी थे वो लोग किस वृक्ष की पूजा करते थे? तो वो पीपल और बरगद की पूजा करते थे। इसका राइट हो जाएगा आंसर पीपल और बरगद की। ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? जो हड़प्पा कालीन स्थल है उनमें अभी तक जो है जितनी स्थलों की खुदाई हुई वहाँ से किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो वहाँ से लोहे की प्राप्ति नहीं हुई। ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं सैंधव सभ्यता प्रसिद्ध है। जो सैंधव सभ्यता थी वो किस लिए प्रसिद्ध थी? किस किस मतलब कला के लिए थी? तो वो वास्तुकला के लिए, मूर्ति कला के लिए, चित्रकला के लिए, मतलब वो सभी कलाओं के लिए फेमस थी। ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं,
अगला पॉइंट कह रहा है सैंधव सभ्यता प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है। जो सैंधव सभ्यता है वो प्रमुख मतलब सैंधव सभ्यता प्रसिद्ध थी वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला सभी कला के लिए, लेकिन जो मुख्यतः मुख्य रूप से है प्रसिद्ध वो किसके लिए है, तो वो वास्तुकला के लिए है। ठीक, जो सैंधव सभ्यता है वो मुख्य रूप से वास्तुकला के लिए फेमस है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है एक कांसे की बैलगाड़ी अथवा इक्का। ठीक, ये देखिए कहाँ संग्रहित है, तो ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में जो कांसे की बैलगाड़ी या इक्का है उसका जो संग्रह हुआ है या जो संग्रहित है वो कहाँ है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। ध्यान से देखिए कांसे की इसमें दो क्वेश्चन बन सकता है कि कांसे की बैलगाड़ी अथवा इक्का कहाँ संग्रहित है, तो वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। दूसरा बन रहा है कांसे की बैलगाड़ी अथवा इक्का कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, दायमाबाद महाराष्ट्र से। ठीक ठीक, अगला देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है सिंधु सभ्यता में परस्पर आलिंगन करते बंदरों का खिलौना, कुतरती हुई मुद्रा में बैठी गिलहरी, एक दुबका हुआ मेढक किस सामग्री से बने हैं। देखिए ये सब जो बने हैं वो किस मुद्रा में है, देखिए आलिंगन करते बंदरों का जो खिलौना है, कुतरती हुई मुद्रा में बैठी गिलहरी है, एक दुबका हुआ मेढक, ये सब जो बने हैं सिंधु सभ्यता में ये किस सामग्री में बने हैं, तो ये चीनी मिट्टी में बने हैं। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा हमारा सिंधुकालीन पकी मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस पद्धति से किया गया है। ठीक, ध्यान से देखिए सिंधुकालीन पकी मिट्टी की जो मूर्तियों का निर्माण है वो किस पद्धति से किया गया है, तो वो चिकोटी पद्धति से किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं सैंधव सभ्यता के मुख्य खाद्यान्न थे। जो सैंधव सभ्यता के मुख्य खाद्यान्न थे वो क्या क्या थे, तो वो गेहूं और जौ था। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं सैंधव सभ्यता कालीन स्थल आलमगीरपुर कहाँ स्थित है। ध्यान से देखिए जो सैंधव सभ्यता कालीन स्थल है आलमगीरपुर वो कहाँ है, तो वो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के बाएं तट पर है। ध्यान से देखिए जो आलमगीरपुर है वो कहाँ है, ठीक, तो वो उत्तर प्रदेश में है। किस जिले में है, मेरठ जिले में है। किस नदी के मतलब तट पर है, तो वो हिंडन नदी के बाएं तट पर है। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है वर्तमान में भारत में खोजे गए हड़प्पा कालीन सबसे विशालतम नगर हैं। जो वर्तमान में खोजे गए हड़प्पा कालीन विशालतम नगर कौन से हैं, तो वो राखीगढ़ी या मतलब राखीगढ़ी ही है। वो राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा में है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला पॉइंट जो कह रहा है सैंधव सभ्यता का भारत में दूसरा सबसे विशालतम नगर है। यहाँ देखिए इसमें सैंधव सभ्यता का भारत में दूसरा सबसे विशालतम नगर कौन सा है, धौलावीरा। ठीक, और धौलावीरा कहाँ है, गुजरात के कच्छ में स्थित है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है घोड़े की अस्थियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं। ठीक, जो घोड़े की अस्थियां हैं वो कहाँ से प्राप्त हुई, वो सुरकोटदा से प्राप्त हुई हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक, जो अग्निकुंड है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वो लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट देखिए क्या कहता है। अगला पॉइंट है हड़प्पा से प्राप्त एक श्रृंगी वृषभ। ये जो एक श्रृंगी वृषभ है ये किससे बना है, तो ये सेल खड़ी से बना है। जो एक श्रृंगी वृषभ है वो कहाँ सुरक्षित है, तो वो नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली में। ध्यान से देखिए जो एक श्रृंगी वृषभ है वो किससे बना है, किस माध्यम में बना है, तो वो सेल खड़ी में बना है। और कहाँ सुरक्षित है, तो नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली में। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है मूर्ति कला का आरंभ माना जाता है। जो मूर्ति कला का आरंभ है ये कब माना जाता है, तो ये हड़प्पा काल से माना जाता है। ठीक, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है सिंधु काल में मधुचिष्ट विधि। ठीक, देखिए ध्यान से देखिए सिंधु काल में मधुचिष्ट विधि का प्रयोग किस विधा में किया जाता था, तो ये कब किया जाता था, तो ये धातु की मूर्ति बनाने में किया जाता था। ठीक,
देखिए सिंधु काल में जो मधुचिष्ट विधि लोस्ट वैक्स कास्टिंग थी, इसका प्रयोग जो है वो धातु की मूर्ति बनाने में किया जाता था। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। हड़प्पा लिपि थी, जो हड़प्पा लिपि थी वो कैसी थी? चित्रात्मक थी। ठीक, वो क्या थी? वो चित्रात्मक थी, पिक्टोग्राफ। देखिए हड़प्पा लिपि जो थी वो चित्रात्मक थी। और यहाँ देखिए अगला पॉइंट दिया है, हड़प्पा लिपि में कुल कितने अक्षरों का प्रयोग किया गया है? जो हड़प्पा की लिपि थी वो चित्रात्मक थी। हड़प्पा लिपि में कितने अक्षरों का प्रयोग किया गया है? तो हड़प्पा लिपि में 400 अक्षरों का प्रयोग किया गया है। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है सैंधव सभ्यता में अभिलेख युक्त मुहरें सर्वाधिक मिलती हैं। ठीक, जो सैंधव सभ्यता से अभिलेख युक्त मुहरें मिलती हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलती हैं? तो वो हड़प्पा से मिलती हैं। ठीक, अगला पॉइंट कह रहा है, अगला पॉइंट है सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों पर आकृतियाँ किस प्रकार निर्मित हैं? देखिए सिंधु सभ्यता से जो मोहरें प्राप्त हुई हैं उन पर जो आकृतियाँ हैं वो किस प्रकार हैं? वो आकृतियाँ जो हैं वो उभरी हुई हैं। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है टेराकोटा फिगरिन किसे कहते हैं? ठीक, देखिए ध्यान से देखिए, टेराकोटा फिगरिन किसे कहते हैं? तो वो किसे कहते हैं? मृण मूर्तिकाओं को कहा जाता है टेराकोटा फिगरिन। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई सीलें किस माध्यम में बनाई गई हैं? ठीक, जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में सीलें पाई गई हैं वो किस माध्यम में? तो वो जो है सबसे ज़्यादा सेल खड़ी में और फिर बाद में टेराकोटा से मिली है। ठीक, मतलब वो टेराकोटा में बनी हुई मिली है। अगला पॉइंट देखते हैं। टेराकोटा मूर्ति बनाई जाती है। ठीक, जो टेराकोटा की मूर्ति बनाई जाती है वो किससे बनी होती है? तो वो पकी मिट्टी से बनी होती है टेराकोटा मूर्ति। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। तांबे से बने 424 यंत्रों के उदाहरण प्राप्त होते हैं। जो तांबे के बने 424 यंत्र के उदाहरण मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? तो मध्य प्रदेश के गुंजेरिया से मिलते हैं। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है सिंधु सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो किस औजार से परिचित नहीं थे? तो वो तलवार से परिचित नहीं थे। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृतियाँ हैं। जो हड़प्पा सभ्यता में सबसे मतलब उत्तम कलाकृति मानी गई है वो क्या मानी गई है? वो मुहरें मानी गई हैं। मुहरों को हड़प्पा सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृति माना गया है। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। भवनों के निर्माण में पकी ईंटों का प्रयोग मिलता है। जो भवन बने हैं उनमें पकी ईंटों का निर्माण मिलता है वो कहाँ से मिलता है? तो वो सैंधव सभ्यता से मिलता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है सैंधव सभ्यता में चित्रकला संबंधी सर्वाधिक जानकारी मिलती है। सैंधव सभ्यता में चित्रकला संबंधी सर्वाधिक जानकारी जो मिलती है वो लाल रंग के बर्तनों पर की गई चित्रकारी से मिलती है। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है सैंधव सभ्यता से प्राप्त पात्रों पर चित्रकारी किस रंग से की गई है? ठीक, देखिए जो सैंधव सभ्यता में पात्र प्राप्त हुए हैं उन पे जो चित्रकारी हुई है वो काले रंग से हुई है। ठीक, और यहाँ ऊपर देखिए ध्यान से, सैंधव सभ्यता में जो चित्रकला संबंधी सबसे ज़्यादा जानकारी मिलती है वो लाल रंग के बर्तनों पर की गई चित्रकारी से, और जो सैंधव सभ्यता से पात्र प्राप्त हैं उन पर चित्रकारी जो है वो काले रंग से की गई है। तो ध्यान से देख, इसको आप लोग दोनों क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। चलिए अब हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए पहला पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता। ठीक, यहाँ से देखिए हड़प्पा, तो जो हड़प्पा से क्वेश्चन बन रहे हैं उसको हम लोग करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट में जैसे मोहनजोदड़ो, लोथल, बनावली, इन सारे मतलब 6 जो हैं स्थल, इनके जो है हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। जो इनसे बनने वाले क्वेश्चन हैं उनको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग देखते हैं। पहला है हड़प्पा। हड़प्पा टीले का पता किसने और कब लगाया था? ठीक, ध्यान से देखिए, जो हड़प्पा टीले का पता था या हड़प्पा का जो खोज था वो किसने और कब? तो हड़प्पा टीले का जो पता है वो कनिंघम ने कब लगाया था? 1878 ईस्वी में। ठीक, तो अगला देखते हैं। ये देखिए
ये जो है हड़प्पा से लाल रंग के पात्र पर काले रंग से की गई चित्रकारी है। ये जो पात्र है इस पर काले रंग से चित्रकारी की गई है और ये लाल रंग के जो पात्र होते थे उन पर। ठीक, इसका जो संग्रह है ब्रुकलिन संग्रहालय न्यूयॉर्क में किया गया। ठीक, इसका जो टाइम माना जाता है वो 2500 ईसा पूर्व माना जाता है। चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन। ये देखिए, हड़प्पा की खुदाई कब और किसने आरंभ की थी। ठीक, जो हड़प्पा की खुदाई है वो कब और किसने आरंभ की थी, तो वो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा की खुदाई किसने की थी, दयाराम साहनी ने करवाई थी। और कब कराई थी, तो 1921 में। ठीक, और जो हड़प्पा टीले की खोज है, देखिए ध्यान से, जो हड़प्पा टीले की खोज है वो किसने किया था, उसका पता जो लगाया था वो कनिंघम ने लगाया था। हड़प्पा टीले का पता जो लगाया था वो कनिंघम ने लगाया था। कब लगाया था, 1878 ईस्वी में। ठीक, और जो हड़प्पा की खुदाई हुई वो 1921 में हुई। और किसने आरंभ की थी, तो दयाराम साहनी ने की थी। ठीक, अब देखिए अगला पॉइंट देखते हैं। सिंधु घाटी की खुदाई में सर्वप्रथम किस स्थान से अवशेष प्राप्त हुए थे। ठीक, जब सिंधु घाटी की खुदाई हुई तो सबसे पहले जो अवशेष प्राप्त हुए वो कहाँ से, तो वो हड़प्पा से प्राप्त हुए। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी माना गया है कहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक, जो स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा कहाँ से प्राप्त हुआ है, जो ये है जिसे उर्वरता की देवी माना गया है, जिस मतलब एक पौधा जो है स्त्री के जो बना है उसमें अंकन हुआ है, जो चित्र बना है उसमें है स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा। और इसको मतलब उस चित्र को क्या माना गया, उर्वरता की देवी माना गया है उस स्त्री को। और ये जो प्राप्त हुआ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। ठीक, और अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट कह रहा है दायमाबाद के अलावा तांबे से बना इक्का और कहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक, दायमाबाद में तांबे से बना इक्का प्राप्त हुआ था, लेकिन इसके अलावा जो प्राप्त हुआ है तांबे से बना इक्का वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग हुआ है। ठीक, जो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन थे उन पर सबसे ज़्यादा जो प्रयोग हुआ है रंग का वो किस रंग का, तो वो लाल रंग का प्रयोग हुआ था। ठीक, अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है सिंधु सभ्यता में बहुरंग चित्रित पात्र चाक पर निर्मित। ये जो पात्र थे वो चाक पर बनाए जाते थे। ठीक, वो कहाँ से मिलते हैं, जो सिंधु सभ्यता में बहुरंग चित्रित पात्र हैं वो कहाँ से मिलते हैं, तो वो हड़प्पा से मिलते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है हड़प्पा मुहरों पर सर्वाधिक अंकन हुआ है। जो हड़प्पा की मुहरें थी उन पर सबसे ज़्यादा जो अंकन हुआ है किसका हुआ है, तो जो हड़प्पा की मुहरों पर सबसे ज़्यादा अंकन हुआ है तो एक श्रृंगी वृषभ का हुआ है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है एक मुद्रा पर पैर में सांप को दबाए गरुड़ का चित्र मिलता है। ध्यान से देखिए, एक मुद्रा पर पैर में सांप को दबाए गरुड़ का जो चित्रण है वो कहाँ से मिलता है, तो वो हड़प्पा से मिलता है। ठीक, आज की क्लास यहीं तक। अगली क्लास में हम बाकी जो है इससे रिलेटेड और सारे जो है पॉइंट देखेंगे। और इसके बाद हम इसमें मोहनजोदड़ो, लोथल और मतलब बाकी जो बचे हुए हैं चन्हूदड़ो, कालीबंगा, बनावली, इन सबको जो है कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग क्लास को देखिए और जो क्लास को शेयर कर दीजिए और लोगों के पास, ताकि और लोगों को भी इस क्लास से हेल्प मिल सके। और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी आप लोग अपना जो है पढ़ाई जारी रखिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।